तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 5 की। ये जो आपका मॉडल सेट है वो टर्म 1 वाला है और ये जो मॉडल सेट है वो 5 है। इससे पहले मैंने और भी 4 वीडियो बनाया है टर्म 1 का, और साथ ही मैंने टर्म 2 का भी 5 जो मॉडल पेपर आया है उसको भी मैंने बता दिया है। तो नहीं देखे तो आप लोग सब सारा का सारा वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, ये जो वीडियो है इसी का डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ ही मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहला प्रश्न की। देखिए आपका जो पहला प्रश्न आपको उत्तर देना है, यहाँ से यहाँ तक इस गद्यांश को पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ के बाद आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुशासन का अर्थ है, यानी कि डिसिप्लिन है, इसका मीनिंग बताना, यानी कि अनुशासन का अर्थ बताना। यहाँ से आप लोग यहाँ से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अनुशासन का अर्थ की। सही उत्तर क्या होगा, तो वह हो जाता है कि स्वयं पर स्वयं का शासन करना। स्वयं पर स्वयं का शासन करना ही अनुशासन होता है। किस तरह से आप अपने आप पर नियंत्रण रहते हो, अपने आप को किस तरह से तैयार करते हो, यही आपका अनुशासन होता है। क्लियर। बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। तो आपको दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किनमें अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। ये जो 4 ऑप्शन में उसमें से आपको बताया, तो किसमें अनुशासन का कोई महत्व नहीं रहता, वह नहीं रहता है आपका वन्य जीवों में, यानी कि जो वन्य जीव होते हैं उनमें अनुशासन का कोई महत्व नहीं रहता है। यानी कि जानवरों में कोई डिसिप्लिन, कोई अनुशासन उसका चीज़ ही नहीं है। लेकिन आपका एक सैनिक में एक डिसिप्लिन होता है। सैनिक में क्या होता है, देखिएगा अभी चलेगा जब ना सैनिक, तो एक बार पंक्ति दे पंक्ति चलता है, लोग एक साथ हाथ उठेगा, एक साथ सब चलते हैं, वो आपका डिसिप्लिन से चलते हैं। विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट में तो डिसिप्लिन होता ही होता है, स्कूल में हर चीज़ में डिसिप्लिन। क्लियर। और आपका जो कर्मचारी होता है इसी में डिसिप्लिन होता है, यानी कि सभी में डिसिप्लिन होता है। लेकिन जो आपका वन्य जीव है यानी कि जानवर है, इसमें कोई अनुशासन नहीं होता। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आपको तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है। ये जो है ना, किसके विकास के साथ जो अनुशासन का महत्व बढ़ता है वो आपको बताना है। तो वो बढ़ता है आपका सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ। जिस तरह से आपका संस्कृति और सभ्यता रहेगा उसी तरह से उसका विकास होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं अनुशासन की। देखिए भारत का जो सभ्यता और संस्कृति है, इसको देखते हुए बहुत सारे आदमी इसको अच्छे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सभ्यता, यहाँ की संस्कृति के, यहाँ डिसिप्लिन की, यहाँ की बातें अच्छी बोली जाती हैं, यहाँ किस तरह रहना है हर एक चीज़ में बताया जाता है। तो इसी प्रकार से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। देखिए आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या चुनिए। ये आपको चुनना है। जो भी आप लोग पढ़े हैं, आप वो वहाँ जो पढ़ें आप लोग पंक्ति, उसका जो शीर्षक है उसको वो बताना है। वो है आपका अनुशासन का महत्व। देखिए तब से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अनुशासन अनुशासन अनुशासन। तो जो आपका हो जाता है इसका शीर्षक वो जाता है अनुशासन का महत्व। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। देखिए आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। और आपको देखिए 5 से लेकर आपका जो 8 तक उत्तर देना है, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ के देना है। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़े टाइम बढ़ जाता है इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्लियर। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले पांचवा प्रश्न को। देखिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कविताओं में, ठीक है, अब किसका जिक्र नहीं होता है। जब आपको यहाँ पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ऑप्शन बताने चाह रहा हूँ। तो कविता होती है, उसमें पेड़ की नहीं, मौसम की नहीं और फूल की नहीं, ये सभी के सभी आपका हो जाता है। ठीक है, ये सभी का जिक्र नहीं होता है। क्लियर। अब हम लोग छठा प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आपका जो छठा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविताएं हमेशा से किसका साथ देती रही है। जो कविता है वो किसका साथ देती रही है, वह सत्य का साथ देते रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ए जो दिख रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। क्लियर। ना वो झूठ का साथ देती है, ना संवेदनहीनता का। ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग सातवां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आपका जो सातवां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैसे लोग धन के बल पर सच को झुठला देते हैं। यानी कि कैसे लोग धन के बल पर, यानी कि पैसों के बल पर, पैसे के दम पर जो सच होता है उसको झूठ साबित कर देता है। कैसे लोग, वो करते हैं संवेदनशील। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। बाकी बात आपका संवेदनहीन, ईमानदार, सत्यवादी ये नहीं होगा। क्लियर। अब इसी प्रकार हम लोग आठवां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आपका जो आठवां नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविताएं किसका भंडा फोड़ देती है। ठीक है, जो कविताएं होती हैं किसका भंडा फोड़ देती है, वो झूठ का भंडा फोड़ देती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है यहाँ झूठ का, आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, तो तैयारी जारी रखें। और जो आपका मॉडल पेपर है वो आपका 10 का 10 कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि तो अंतिम पर है। और इससे पहले तो मैंने और भी 9 बनाया, यानी कि टर्म 1 का पूरा कंप्लीट किया है, टर्म 2 का भी है।
ये जो शर्मा गैस पेपर से बता रही है ये भी है, क्लियर। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 9वां प्रश्न की। आपका जो 9 से लेकर 18 का प्रश्न है वो आपका अभिव्यक्ति एवं माध्यम से रहेगा। तो मैंने इसको भी चलिए बता दे रहा हूँ क्या है। तो चलिए देख लेता हूँ। देखिए 9वां जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। तो रेडियो जनसंचार जो है ना, रेडियो कौन सा माध्यम, वो श्रव्य, यानी कि रेडियो में हम लोग सुन सकते हैं, देख तो सकते नहीं है, इसलिए जो रेडियो होता है वो श्रव्य होता है, ठीक है। और टीवी वगैरह पूछेगा तो वो आपका श्रव्य और दृश्य दोनों हो जाता है, क्योंकि उसमें लोग देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न की। आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आपको जो पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है वो 30 मई को मनाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन में जब आपका ए दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है, क्लियर। अब हम लोग 11वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है, यानी कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ अगर पाया कहा जाता है वो कहा जाता है मीडिया को, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते आए हुए हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इस प्रकार से हम लोग 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 3 होते हैं ना, 3। अब चौथा कौन है वो आपको बताना है। तो चौथा हमारे मीडिया को बताया गया है, ठीक है। हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 3 तो पढ़ते आ रहा है, लेकिन चौथा कौन आपको बताना है वो हो जाता है हमारा मीडिया वाले, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग बात कर लेते हैं 12वां प्रश्न की। आपका जो प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो आपको जो पत्रकार होते हैं ना, पूर्णकालिक होते हैं, ठीक है, दीर्घकालिक होते हैं, अंशकालिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 4 दिख रहे हैं ना, उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाता है, क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते 13वां प्रश्न की। और आपका जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। तो छापा खाना का आविष्कार जो किया था वो गुटेनबर्ग ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा है, छापा खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, क्लियर। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आपका 14वां प्रश्न का। देखिए कल कुछ वीडियो हमने बनाए थे सेट 4 का, उसमें से बहुत सारा बच्चा कमेंट किया है, ठीक है। तो अच्छी बात है आप लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो देता हूँ तो एक प्रश्न भी देता हूँ साथ में, वीडियो के साथ साथ। तो अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सही में देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 4था प्रश्न की और आपका 14वां नंबर प्रश्न की। तो एक तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो 14वां नंबर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से झारखंड का कौन सा समाचार पत्र है आपको बताना है। देखिए झारखंड में तो हिंदुस्तान चलता है, प्रभात खबर भी है, दैनिक जागरण भी है, तो ये सभी के सभी हो जाता है, झारखंड में ये सभी हैं, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपको 4 दिखा दे रहा है, ये आपका सही उत्तर हो जाता है, ये सभी के सभी। अब इसी प्रकार हम लोग 15वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपको जो 15वां प्रश्न पूछा है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। जो संचार प्रक्रिया है, जो प्राप्त करता है, यानी कि जो रिसीवर होता है उसे, ठीक है, तो कहते हैं वो कहते हैं फीडबैक, यानी कि जो प्राप्त करता है ना, जो प्राप्त करता है प्राप्त किया, ठीक है, और जो प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, जो प्राप्त करता करने के बाद जो प्रतिक्रिया देता है उसे कहते हैं लोग फीडबैक, यानी कि वो क्या समझा, क्या उसके बारे में बता रहा है, चाहे वो अच्छा बताए चाहे वो बुरा बताए, जो भी बताए उस पर निर्भर करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं फीडबैक, क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 16वां प्रश्न की। तो आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है। वो जो करता है वो प्राप्तकर्ता करता है, ठीक है। प्राप्त जो संदेश होता है उसका कूटवाचन करता है वो प्राप्तकर्ता करता है, सिंपल सी बात है। चलिए हम लोग बात कर लेते 17वां प्रश्न की। और जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल पर होता है। तो आपका जो पाक्षिक पत्रिका है वो 15 दिनों के लिए होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा होगा, 15 दिन आपका सही उत्तर हो जाता है। अब इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था। देखिए आप मुद्रण का मतलब पैसा, वो मुद्रा वाला मुद्रण में समझ लीजिए। मुद्रण का मतलब यहाँ है छापने वाला मुद्रण की बात की जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आदमी क्या होता है कि जब हम लोग 10 में थे ना, तो 10 में क्या होता था, मुद्रा जब आता था ना मुद्रण, तो मुद्रण से लगता था मुद्रा वाला बात हो रहा है, वो पैसा वाला इकोनॉमिक्स वाला, लेकिन मुद्रण वो मुद्रण नहीं, मुद्रण का मतलब यहाँ छापने वाला बात हो रहा है, ठीक है। तो मुद्रण का आरंभ हुआ था वो था आपका चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर जब को 3 दिखाई दे रहा है चीन आपका सही उत्तर हो जाता है। बहुत सारे तो कन्फ्यूज रहते हैं मुद्रण में, क्योंकि लगता है कि मुद्रा पैसा वाला बात हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, क्लियर। अब आपको जो नंबर 19 से लेकर 22 तक का उत्तर देना, फिर आपको यहाँ से पढ़ के देना है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग उत्तर की बात कर लेते हैं और प्रश्न सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि विकल्प का अर्थ बतलाएं, ठीक है।
जो विकल है इसका अर्थ क्या है? तो इसका विकल का अर्थ होता है बेचैन। ठीक है, विकल का अर्थ होता है बेचैन। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने स्वयं को भाग्यहीन कहा है? तो स्वयं को जो भाग्यहीन कहे हैं वो कहे हैं निराला जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जब ये दिखाई दे रहा है वो हो जाते हैं क्लियर। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो 21वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पदांश के कवि कौन है? ये जो पदांश है उसका कवि कौन है? वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला 22वां प्रश्न की। तो आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि का जीवन कैसा रहा है? ठीक है, जो कवि का जीवन है वो कैसा रहा है? वो है दुखपूर्ण है। ठीक है, यानी कि दुख से भरा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर को 3 जो दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। 23वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्नेलिया का गीत का रचनाकार कौन है? यानी जो कार्नेलिया का गीत है उसके रचयिता कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद। देखिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया है, उसमें सारा कवि और कविता लोग का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो टर्म 1 और टर्म दोनों के लिए बना हुआ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और साथ ही उसका जो मतलब को लेखक है वो कौन है उसको भी मैंने बना दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते जाके। ठीक है, सारा का सारा चैनल में दिया हुआ है। तो जो कार्नेलिया का गीत है उसके रचनाकार है आपका जयशंकर प्रसाद जी और देवसेना का भी। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है? वो जो विषय है आपका भारतीय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य का गौरवगान। ठीक है, और दूसरा जो है भारतीय पक्षियों का वर्णन, और तीसरा है विदेशी अतिथियों का स्वागत। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है ये सही उत्तर होते हैं, क्योंकि देखिए भारत में क्या होता है कि सभी को भी अतिथि हैं, चाहे वो दूसरे देश का क्यों ना, यहाँ पर सम्मान किया जाता है। यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत ही अच्छा है, इसका भी गौरव किया गया है। ठीक है, यानी कि सभी प्रकार से यहाँ जो भारत का विशेषता है उसको अच्छे तरह से बताया गया कविता में, कार्नेलिया का गीत में। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 25वां प्रश्न की। आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है? ये जो सरोज है ना, सरोज ये कौन है आपको बताना है। तो सरोज कोई नहीं है, निराला जी के पुत्री हैं। ठीक है, तो कवि हमारे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके पुत्री हैं, यानी कि इसका बेटी है सरोज। ठीक है, अब स्मृति का मतलब क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा तो जरा, अगर आप लोग पढ़ते तो हमको समझ में आएगा स्मृति का क्या होता है। यहाँ पर जो प्रश्न है यहाँ पे है कि सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है? तो सरोज तो मैंने बता दिया कौन है, वो है निराला जी की पुत्री। लेकिन स्मृति का मतलब क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए अगर पढ़ते हैं तो आप लोग उत्तर दीजिएगा, और नहीं तो आप लोग कहीं से भी ढूंढ के उत्तर दीजिए स्मृति का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप बता दीजिए, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 26वां प्रश्न की। देखिए आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्नेलिया का गीत शीर्षक कविता किस नाटक से लिया गया है? जो कार्नेलिया का गीत है ना वो आपका लिया गया है चंद्रगुप्त से। ठीक है, तो कार्नेलिया का गीत है वो आपका लिया गया है चंद्रगुप्त से, जबकि आपका देवसेना का है वो आपका स्कंदगुप्त से। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, जो कार्नेलिया का गीत है वो आपका चंद्रगुप्त से लिया गया है। ठीक, सेल्यूकस की बेटी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 27वां प्रश्न की। तो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुक्तछंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो वो जाने जाते हैं निराला जी। ठीक है, मुक्त जो छंद है इसके प्रवर्तक कवि हैं वो है हमारे जो निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। क्लियर। अब हम लोग 28वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसी तरह का आपका जो 28वां नंबर प्रश्न है 28 से लेकर 31 का जो उत्तर देना है, फिर आपको यहाँ से पढ़ना है और आपको उत्तर यहाँ से यहाँ तक देना है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हरगोविंद वाला है ये, हरगोविंद का मन। तो ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए मैं उत्तर की बात कर रहा हूँ। तो आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं? तो जो हरगोविंद वाला वो कहाँ से लिया गया? वो सनबदिया से लिया गया था, क्योंकि सनबदिया कौन था वहाँ उस गाँव का? तो हरगोविंद था। तो ये जो पाठ लिया गया हर सनबदिया से लिया गया। ठीक है, तो चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग 29वें प्रश्न की। तो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि गद्यांश में लक्ष्मी किसे कहा गया है? तो ये जो लक्ष्मी कहा गया है वो बड़ी बहुरिया का कहा गया है। ठीक है, जो बड़ी बहुरिया है बड़ी हवेली में रहती है उसको ही कहा गया है। बथुआ साग खा कर अपने दिन गुजार रही थी। क्लियर, इस तरह से आपका प्रश्न वहाँ बनेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। तो अगला देख लेते हैं, बड़ी बहुरिया क्या खाकर गुजार रही थी? अरे यार यही तो क्वेश्चन आ गया। तो बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर, चलिए अच्छी बात है आपका प्रश्न आ जा रहा है। तो जो बड़ी बहुरिया है वो आपका बथुआ साग खाकर दिन गुजारती थी। ये जो प्रश्न आपका हमको लगता है एग्जाम में छाप ही देगा, क्योंकि बहुत जगह हम लोग देखें ये जो प्रश्न आपका घुमा घुमा के दे ही रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 31वां नंबर प्रश्न की। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन? ठीक है, ये जो गद्यांश हम लोग पढ़े इसके लेखक कौन है?
तो जो सनबदिया हैं इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, जो सनबदिया हैं इनके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न यहाँ बन रहा है ना, 1-2 नंबर तो आपका बन ही जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रेमघन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है, तो वो जो है आपका संस्मरणात्मक निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ढेले चुन लो पाठ में, ठीक है, शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख है। तो ढेले चुन लो जो है ना, ये जो शेक्सपियर का उल्लेख किया गया है आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। क्लियर। इसी प्रकार हम लोग अगला बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संबंधिया का अर्थ है, जो संबंधिया है ना उसका अर्थ बताना है। तो उसका अर्थ होता है संवाद पहुंचाने वाला, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान संवाद को पहुंचाता है उसे लोग संबंधिया कहते हैं। और उस गांव का संबंधिया कौन था, हरगोविंद था। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं 35वां नंबर प्रश्न की। तो आपको प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक, ठीक है, जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है का मुख्य नायक कौन है। तो वह मुख्य नायक है राजा हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 36वां नंबर प्रश्न की। आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोल्हू क्या होता है। तो देखिए कोल्हू जो होता है एक प्रकार का तेल निकालने वाला यंत्र होता है, एक प्रकार देसी यंत्र होता है। जो कोल्हू है एक प्रकार के देसी यंत्र होता है, क्या, तेल निकालने का। तो चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। और आपका 37वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई। तो सूरदास का झोपड़ी है वो जलाई सुभागी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, सॉरी सुभागी नहीं, आपका भैरव जलाया था। तो इसका तो पति था ना, सुभागी का पत्नी था आपका भैरव, याद रखिएगा। सूरदास का झोपड़ी जलाता है भैरव, और भैरव का पत्नी कौन होता था, वो होता है आपका सुभागी। ठीक है, क्लियर, क्लियर रहेगा। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 38वां नंबर प्रश्न की। तो आपका जो 38वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी कौन था। तो सूरदास की झोपड़ी में अगर बात कर सकते तो अंधा भिखारी वो सूरदास स्वयं था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं 39वां नंबर प्रश्न की। तो आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था। वो बटोर रहा था सूरदास, क्योंकि उसका जो झोपड़ी जला दिया गया था। क्लियर। अब आज का जो 5 मॉडल सेट है, 5 का जो अंतिम प्रश्न है और 40वां प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इसके साथ ही आपका जो मॉडल सेट नंबर 5 है वो आपका हो जाने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था। झोपड़ी के आसपास जो सन्नाटा छाया था, क्यों छाया था, वो छा गया था झोपड़ी जल जाने के कारण। ठीक है। आपका जो सही उत्तर हो था ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है आपका, सो झोपड़ी जो जल जाना इसी के कारण से आसपास पूरा सन्नाटा दिखाई दे रहा था। तो चलिए आपका जो 40वां नंबर प्रश्न है वो यहाँ समाप्त होता है। साथ ही आपका जो मॉडल सेट नंबर 5 है वो अभी समाप्त होता है। इस प्रकार से शर्मा गैस पेपर का 5वां मॉडल समाप्त होता है। ये टर्म 1 के था। देखिए आपका जो एग्जाम है 40 नंबर टर्म 1 के लिए भी रहेगा और 40 नंबर टर्म 2 के लिए भी रहेगा, यानी कि ये नंबर एक प्रकार से उठाने का आसान तरीका आता है। ठीक है। तो चलिए अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, और किसी प्रकार का समस्या तो कमेंट अवश्य कीजिए। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही चैनल को जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए, यानी कि आपको शेयर नहीं करना होगा। क्लियर। और साथ ही अपने जो मित्र वगैरह हैं उसको भी शेयर कीजिए, दोस्त यारी को भी बताएं कि ये चैनल है, इसमें आर्ट्स का स्पेशल क्लास दिया जाता है और क्लास 12 का ज़्यादातर दिया जाता है। क्लियर। तो चलिए इसी तरह से अच्छी तैयारी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।